जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने 100 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 100 प्रश्नों में आपका क्या स्कोर रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए पहले शानदार प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है कि होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है। क्या पूछा गया है? होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो होमगार्ड आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो होमगार्ड आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, यूपी में होमगार्ड की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? यूपी होमगार्ड अधिनियम 1962, यूपी होमगार्ड अधिनियम 1963, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1964 या फिर अधिनियम 1965। तो बताएंगे आप कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1963। यूपी होमगार्ड अधिनियम 1963 के द्वारा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। जब हम क्लास को प्रारंभ करें तो आप अपनी कॉपी में 1 से लेकर के क्या लिखें, 1 से और 100 तक ऐसे लिख लीजिए। जो प्रश्न सही हो उसके आगे सही का टिक और जो गलत हो उसके आगे गलत का टिक करें। फिर अंत में कमेंट करके बताएं कि क्या रहा आपके स्कोर। गलती नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है। जो आपका वास्तविक स्कोर हो वही कमेंट करें। होमगार्ड दिवस किस दिन मनाया जाता है? पूछा गया है कि होमगार्ड दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो होमगार्ड दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। कब? तो होमगार्ड दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना है कब। तो होमगार्ड दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। चौथा प्रश्न है, होमगार्ड के प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा। तो होमगार्ड के प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? कहां पर है? तो यह लखनऊ में है। होमगार्ड के प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? 1, 2, 4 या फिर 5। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 2 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? तो 2 अनुसूचियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? 1986, 1952, 62 या फिर 72 में। तो उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? कब किया गया? तो 1972 में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय संसद, ब्रिटिश संविधान, भारत की जनता, भारत का उच्चतम न्यायालय। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार जो प्राप्त करता है, ये किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। किससे? तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1994, 64, 74 या फिर 84। तो जल्दी से कमेंट करना है और सही उत्तर बताना है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। किस वर्ष लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। कब? तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मांसाहारी का उदाहरण है? गैंडा, भालू जैसा जानवर, शेर या फिर हिरण। तो निम्न में से कौन सा एक मांसाहारी का उदाहरण है? क्या हो जाएगा? तो शेर राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो शेर। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? फूल, पत्ती, तना या फिर जड़। तो पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो पत्तों को। किसको? तो पत्तों को कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनिश, पुर्तगाली। 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पहले कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। कौन? तो पुर्तगाली थे। याद रखेंगे। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसकी पीडीएफ हमने आपको बताया है टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, आपको बताना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो शोषण से संबंधित जो अधिकार है वो आपको पता है कि 23-24 में दिया गया है। 23 में क्या है? तो बंधुआ मजदूरी पर रोक है। क्या है? तो 23 में क्या है? तो बंधुआ मजदूरी पर रोक है। तो इसका जो राइट होगा प्रश्न का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 23 होगा। ऑप्शन में नहीं है लेकिन आप याद रखेंगे अनुच्छेद 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 में क्या है? तो समता का अधिकार है। 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। 20 में क्या है? तो दोष सिद्धि से संरक्षण है। आपको ध्यान रखना चाहिए। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 23, जरूर याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के परिक्षेत्र कितने हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड के परिक्षेत्र कितने हैं? 3 इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के परिक्षेत्र कितने हैं? तो 3 इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एक कंपनी में कर्मचारियों की जो संख्या होती है 100 होती है। कितनी? तो 100 राइट आंसर हो जाएगा। किसी जिले में तैनात किसी इकाई से संबंधित होमगार्ड को जिले के भीतर कौन बुला सकता है? कौन बुला सकता है? तो याद रखेंगे कौन बुलाएगा? डीएम, जिला कमांडेंट, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा दोनों, क्योंकि डीएम भी बुला सकता है, जिला कमांडेंट भी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोनों। अगला है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का कार्य बताइए। जनता की सहायता, पुलिस को सहयोग, प्राकृतिक आपदा में मदद। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सभी। जनता की सहायता भी करना होता है, पुलिस का सहयोग भी, प्राकृतिक आपदा में मदद। तो ये सभी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वर्दी का रंग खाकी है, आपको पता है, टाइम लेना है नहीं। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? वस्त्र उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, कागज उद्योग या फिर जहाज निर्माण उद्योग? बताएंगे कि देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? क्या? तो देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? जो सही उत्तर हो जाएगा ये वस्त्र उद्योग होगा। क्या? तो वस्त्र उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वां संवैधानिक जो संशोधन हुआ था, इसके द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची? तो 11वीं अनुसूची। कौन सी? तो याद रखेंगे 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। आपको पता होना चाहिए जब संविधान बना था तो केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में बढ़ के 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? दरियाई घोड़ा, व्हेल, जल सिंह या फिर वालरस? तो निम्नलिखित में से कौन एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? सही उत्तर होगा दरियाई घोड़ा। क्या? तो दरियाई घोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल हैं? 100, 50, 47 या फिर 25? तो समवर्ती सूची में पूछा गया है मूल रूप से कितने विषय शामिल थे, मूल रूप से पूछा गया। आप बताएंगे वर्तमान में कितने हैं। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे, समवर्ती सूची में पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 47। कितने? तो 47 इसका राइट आंसर होगा। सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 1980, 2013, 1988, 2005? तो सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सती प्रथा अधिनियम लागू हुआ 1988 में। सती प्रथा अधिनियम कब लागू हुआ? तो सती प्रथा अधिनियम लागू हुआ 1988, जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? केनिंग, डलहौजी, रिपन या फिर मेयो? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है किसको? तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में रिपन को जाना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रिपन को जाना जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? भूरी क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर हरित क्रांति? तो जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? तो कौन सी क्रांति? तो श्वेत क्रांति। कौन सी? तो श्वेत क्रांति यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो श्वेत क्रांति, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा श्वेत क्रांति, जरूर याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ?
उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1950 में। कब? तो 1950 में। चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो विभाजन इनका हुआ था 1907 में। कौन सा अधिवेशन था? तो सूरत अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? तो सूरत अधिवेशन था। और ये कहां जुड़े थे, कहां पर इनका पेचअप हुआ था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो याद रखेंगे, इस प्रकार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, राष्ट्र द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 18, 22 या फिर 16 या फिर 12? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कितना हो जाएगा? तो 12 सदस्य। कितने? तो 12 सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? भारत के महान्यायवादी 76, 139, 54 या फिर 165? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 76 राइट आंसर होगा। क्या? तो अनुच्छेद 76। रेडक्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? तो रेडक्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था? सही उत्तर इसका होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है ये कौन सी है? तो रेडक्लिफ रेखा। चीन और भारत के मध्य कौन सी है? तो मैकमोहन है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? तो डूरंड रेखा है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, एक प्रश्न बनना निश्चित ही है। अगला है, किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? नीति आयोग, माल और सेवा कर परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग? तो किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? किसको माना जाता है? तो जो सही उत्तर होने वाला है वित्त आयोग को। किसको? तो किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वित्त आयोग को। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानसभा, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल? आप बताएंगे कि राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का जो अधिकार होता है ये संसद के पास होता है। किसके पास? तो भारत की संसद के पास। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता की पद का प्रावधान है? राज्य का महाधिवक्ता पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो राज्य के लिए महाधिवक्ता। तो राज्य के लिए महाधिवक्ता का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 165 में। किसमें? तो अनुच्छेद 165 में। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। विदेश व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? 92, 2002, 82 या फिर 72? तो विदेश व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? विदेश व्यापार अधिनियम लागू हुआ कब? तो विदेश व्यापार अधिनियम 1992 में। विदेश व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1992 में। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र में कितने कार्यात्मक पदों को रखा गया है? कितने कार्यात्मक पदों को रखा गया है? तो 12वीं अनुसूची में जो रखा गया है कितना? तो 12वीं अनुसूची में 18 है। कितने? तो 18। अगला है, महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? हीराकुंड, टिहरी, नागार्जुन या फिर भाखड़ा, नागल? महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध। पूछा जाए किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कहां पर? तो उड़ीसा राज्य में। कहां पर? तो उड़ीसा में। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। कितनी? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? तो 25 वर्ष। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, तो याद रखेंगे। और राष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, ये भी याद रखेंगे। अगला है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया जाता है? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? किसके विकास पर दिया गया था? तो सही उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी?
भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो सही उत्तर जो होने वाला है अरुणा आसफ अली। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सिराज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, माउंटबेटन या फिर केनिंग? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सिराज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सिराज गोपालाचारी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राधा कृष्ण, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, अस्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन, सहायक संधि। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में हुआ बंगाल विभाजन। पूछा गया बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। कब? तो 1905 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या फिर उर्दू? तो निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में? सही उत्तर इसका हो जाएगा उर्दू में। किसमें? तो उर्दू में नहीं छापा जाता था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 में। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार कब किया गया? नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांता कब स्वीकार किया गया? कब किया गया? तो 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांता स्वीकार कब किया गया? तो 1853 याद रखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां गाया गया? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर साबरमती? तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां गाया गया था? कहां गाया गया था? तो याद रखेंगे कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था कोलकाता में। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना या फिर क्रिप्स प्रस्ताव? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कई बार आपने पढ़ा है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगला है डिवाइन, बात करेंगे लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष। अगला है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो ये आनंद मठ से संकलित है। कहां से? तो आनंद मठ से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। आपको पिछले प्रश्न में हमने बताया था भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अगला है निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? जूम, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर पिंटरेस्ट? तो निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक जो है विशेषता है? किसमें है? तो ये है फेसबुक में। किसमें? तो निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? सही उत्तर हो जाएगा फेसबुक में है। किसमें? तो फेसबुक में। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? 1969, 98, 88 या फिर 78 में? भारत का पहला नगर निगम
कब स्थापित किया गया? तो भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, कब किया गया था? तो 1968 में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था 1968 में। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल, भारत, भूटान, चीन। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो कैलाश पर्वत स्थित है चीन में। कहां पर? तो कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना हुई? निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना हुई? किस वर्ष? 2006 में। वर्तमान में ट्विटर को एक्स कर दिया गया है, आप सभी को पता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी नामित एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे? कितने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा एक। कितना? तो राइट आंसर हो जाएगा एक। कितना? तो एक इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की बात करेंगे तो यह स्थित है नई दिल्ली में। कहां पर? तो नई दिल्ली में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर जैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 265। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर जैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? किसमें कहा गया है? तो राइट आंसर होगा 265 में। तो अनुच्छेद 265 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन करता है? तृतीयक, द्वितीयक, चतुर्थ या फिर प्राथमिक क्षेत्र? तो प्राथमिक की बात, प्राकृतिक वस्तु की बात होगी तो पास्य प्राकृतिक और पास्य प्राथमिक। इस प्रकार आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? तो पास्य प्राकृतिक और पास्य प्राथमिक। तो प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन होता है प्राथमिक क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्य के मुख्य सचिव, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या होगा? राइट आंसर राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रपति। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? वाराणसी में है। चौरी चौरा नामक स्थल कहां है? चौरी चौरा नामक स्थल कहां है? तो चौरी चौरा नामक स्थल जो है गोरखपुर में है। कहां पर है? तो चौरी चौरा नामक स्थल गोरखपुर में है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने? तो भगत सिंह ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष? तो 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था तथा इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई। कब? तो मुंबई 1918 में। कब? तो मुंबई 1918 में। 1930 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 1930 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? कहां की थी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कहां पर? तो इलाहाबाद में। कहां पर? तो इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। अगला है, भारत और पाकिस्तान में विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, कृष्ण योजना, वेबल योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था किस योजना के अंतर्गत? तो माउंटबेटन योजना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो माउंटबेटन योजना। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1930, 28, 25 या फिर 19। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था, कब हुआ था? तो 1928 में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ 1928, जरूर याद रखेंगे। अगला है, शिक्षा और अनुसंधान पहल गतिशीलता कार्यक्रम में कौन से देश शामिल हैं? शिक्षा और अनुसंधान पहल गतिशीलता कार्यक्रम में कौन से देश शामिल हैं? कौन से देश शामिल हैं? तो भारत और अमेरिका। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारत और अमेरिका होगा।
नगद में प्राप्त अधिकतम कितने रुपए तक के व्यक्तिगत उपहार को आय नहीं माना जाता है? नगद में प्राप्त अधिकतम कितने रुपए तक के व्यक्तिगत उपहार को आय में नहीं माना जाता है? 20,000, 30,000, 50,000 या फिर 1,00,000। तो बताएंगे आपकी सही उत्तर क्या होने वाला है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कितना? तो 50,000। कितना होगा? तो नगद में प्राप्त अधिकतम कितने रुपए तक के व्यक्तिगत उपहार को आय नहीं माना जाता है? तो 50,000 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है? निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है? किसके पास है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। किसके पास? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर भी कहा जाता है? तो कालीन का शहर कहा जाता है किसको? कालीन का शहर भदोही को कहते हैं। किसको? तो कालीन का शहर कहते हैं भदोही को। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण? हमने कहा था प्राकृतिक, पास से प्राकृतिक और पास से प्राथमिक। तो प्राकृतिक में जितना भी काम होगा वो सभी किसमें जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र। इसमें आप देखिए कि प्राकृतिक में क्या क्या शामिल है? परिवहन, दुग्धालय, जूते का कारखाना, बैंक। तो परिवहन की बात होगी तो आपको पता है परिवहन ये मानवीय कृति है। क्या है? तो परिवहन तो हो ही नहीं सकता कि ये प्राकृतिक में है ही नहीं। क्या नहीं है? तो प्राकृतिक में नहीं है। जूते का कारखाना आदमी ही बनाता है, पता है आपको। बैंक भी। लेकिन दुग्धालय जो है ये प्राकृतिक हो जाएगा। क्या? तो निम्न से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो दुग्धालय होगा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की थी किसने की थी? देवेंद्रनाथ। किसने? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इलायची पहाड़ियों की जब बात होगी तो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इलायची पहाड़ियां स्थित है पश्चिमी घाट में। कहां पर? तो इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पश्चिमी घाट सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1947 में। कब? तो 1947 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कितनी अवधि तक अपने पद पर रह सकते हैं? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कितनी अवधि तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो ये रह सकते हैं 3 वर्ष। कितना होगा? तो 3 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। कितना? तो 3 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो 5 वर्ष के लिए। भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन कब किया गया था? भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन किया गया था कब? तो 1949 में। कब? भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन 1949 में। 2024 में चाय निर्यात में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो 2024 में चाय निर्यात में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? तो दूसरे स्थान पर। किस पर? तो दूसरे स्थान पर। वृद्ध नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य? तो वृद्ध नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का जो पहला राज्य हो जाएगा ये केरल होगा। वृद्ध नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। 18वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? पेरिस, लॉस एंजल्स, टोक्यो या फिर ब्रिस्बेन? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कब? तो एंजल्स। क्या हो जाएगा? तो लॉस एंजल्स में। अगला है, भारत ने यूनेस्को विश्व विरासत कन्वेंशन को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? किस वर्ष स्वीकार किया था? तो 18 कब? तो 1972 में। याद रखेंगे। भारत ने यूनेस्को विश्व विरासत कन्वेंशन को किस वर्ष स्वीकार किया? तो 1972 में। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी? किस अधिवेशन की में की थी? तो लाहौर अधिवेशन में। किसमें? तो लाहौर अधिवेशन में। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किया था किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? तो शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। जरूर याद रखेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो 1 सितंबर 2019 को। मोटर वाहन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू हुआ 1 सितंबर 2019 को। जनहित याचिका को कौन दायर कर सकता है? केवल संसद सदस्य, केवल कोई संगठन, कोई भी व्यक्ति, संगठन या फिर एनजीओ, केवल पीड़ित व्यक्ति। तो जनहित याचिका को कौन दायर कर सकता है? जनहित याचिका को कोई भी व्यक्ति, संगठन या फिर एनजीओ। जनहित याचिका को कौन दायर कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति, संगठन या फिर एनजीओ। भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्थल कहां स्थापित किया गया? भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्थल कहां स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया केरल में। भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्थल कहां स्थापित किया गया? तो केरल में। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। वर्तमान में योजना आयोग क्या है? तो वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 2015 में। पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है, याद रखेंगे। भारत में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? भारत में रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई कब हुई? 1934 में। भारत में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। सहकारिता आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो सहकारिता आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। सहकारिता आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, याद रखेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं? भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी गई हैं? कितनी? तो 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी गई हैं? तो याद रखेंगे समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। कितनी है? तो 3 है। कितनी? तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सेवा कर पहली बार कब अस्तित्व में आया? तो भारत में सेवा कर पहली बार अस्तित्व में आया 1994 में। भारत में सेवा कर पहली बार कब अस्तित्व में आया? तो 1994 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 में पारित किया गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 में, याद रखेंगे। और आज का अंतिम प्रश्न, तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। भारत सरकार ने शासकीय गोपनीयता कानून में संशोधन कर पारदर्शिता लाने का प्रयास कब किया? कब किया? तो 1990 में। भारत सरकार ने शासकीय गोपनीयता कानून में संशोधन कर पारदर्शिता लाने का प्रयास कब किया? तो 1990 में। दोस्तों 100 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 100 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट में बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।